वह पथिक क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 21 तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसकी आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और आर्टिकल 22 से स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक एक्शन जीएस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया है। वह है यूपीएससी सीएससी 2023 को लेकर, और यूपीएससी सीएससी 2023 को लेकर जो यह कोर्स है इसकी फीस मात्र 1100 रुपये है। और जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, या उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। जो दे सकते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं दे सकते हैं उनका भी स्वागत है। और हमारी टीम में वीके पांडे सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और एमके पांडे सर आपको साइंस की क्लासेस देंगे। प्रज्ञा ठाकुर मैम आपको सी साइड में रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगी। और ज्योति मिश्रा मैम आपको सी साइड की मैथ पढ़ाएंगी। और कौन बचा, संजय सर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमी और हिस्ट्री। मैं यानी कि लोकेश द्विवेदी आपको इंडियन पॉलिटी और आईआर से रिलेटेड सारी क्लासेस डिलीवर करूंगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे रिलेटेड यानी कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, मसलन अगर जो साइंस की क्लासेस आपको डिलीवर करेगा वह वीकली रूप से साइंस के जो करंट अफेयर्स होंगे वह भी आपको डिलीवर करेगा। इकोनॉमी जो टीचर्स के द्वारा आपको डिलीवर की जाएगी, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जो जिस विषय से रिलेटेड है उस विषय का जो करंट अफेयर्स होगा उसी के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, ताकि उस विषय की विशेषज्ञता उस अध्यापक के पास होती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आप तक डिलीवर की जाएंगी, हर चीज़ें नहीं डिलीवर कर दी जाएंगी। आपको विकिपीडिया नहीं बनाना है, आपको बनाना है क्या, सफल होने लायक। और सफल होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो जिस विषय को पढ़ाएगा उस विषय में उसके कुछ स्पेशलिस्टी होती है, कुछ विशेषज्ञता होती है, और उस विशेषज्ञता का लाभ आपको मिलना चाहिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अनुच्छेद 22 में जो व्यवस्था है, लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वह है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। सिंपल सा इस आर्टिकल का मतलब ये है कि दो तरीके के अपराध हो सकते हैं। एक अपराध की स्थिति यह हो सकती है कि आपने अपराध कर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को मार दिया हो, किसी का घर जला दिया हो, सरकार के विरुद्ध कोई कार्य कर दिया हो, राष्ट्रीय संपत्ति को आपने तबाह कर दिया हो, छत विछत कर दिया हो। एक तो ये कंडीशन हो गई कि आपने अपराध को डन कर दिया। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि आप अपराध कर सकते हैं। तो इन दोनों के बाबत यह आर्टिकल प्रावधान करता है, या लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसमें व्यवस्था क्या है कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया, क्या अपराध कर दिया, यानी कि पुनिटिव डिटेंशन, आपने अपराध कर दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का घर जला दिया, तो इसमें क्या होगा, ये आपकी गिरफ्तारी होगी। और गिरफ्तारी में जो व्यवस्था है वह यह है कि आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। तो इस गिरफ्तारी में भी आपको कुछ संरक्षण है, वो संरक्षण भी आप जान लीजिए। इस गिरफ्तारी में संरक्षण है आपको कि आपको विदिन 24 आवर यानी कि 24 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी से मजिस्ट्रेट कस्टडी में आपको पहुंचा दिया जाएगा। मीन कि पुलिस आपको अधिकतम जो रख सकती है वह 24 घंटे ही रख सकती है। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको अगर अरेस्ट की है तो नहीं रख सकती है। अगर ऐसा करती है तो यह आपके मूल अधिकार के विरुद्ध है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता जो दी गई है वह इसके विरुद्ध है। और आप तो खैर जेल में ही रहेंगे, तो आप अपने किसी संबंधी के माध्यम से या आप अपने एडवोकेट के माध्यम से सीधा आर्टिकल 32 का सहारा ले सकते हैं, और उस प्राधिकारी को, जिस प्राधिकारी ने आपको अरेस्ट किया है, उसके विरुद्ध आप न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के कस्टडी में डिलीवर कर दिया जाता है। यानी कि जेल में
रख दिया जाता है। थाने में आपको नहीं रखा जा सकता है, थाने और जेल में अंतर है। तो जेल पहुंचा दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब आपके अपराध की वो जो फ्रीक्वेंसी है या अपराध की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वो डिसीजन लेते हैं। पहली आपको छूट यह है इसके तहत कि आपको 24 घंटे के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा है इसमें आपको वारंट कट भी सकता है आपके विरुद्ध, वारंट कट भी नहीं सकता है। वारंट कटने की 2 कंडीशन है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर आपको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन हर केस में आपको वारंट करके ही अरेस्ट किया जाए ऐसा संभव नहीं है। अगर अपराध संज्ञेय है, क्या संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है तो आपको वारंट दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर अपराध की प्रवृत्ति असंज्ञेय है तो आपको बिना इन्फॉर्म किए ही हिरासत में ले लिया जाएगा। संज्ञेय और असंज्ञेय क्या है? संज्ञेय का मतलब ये हुआ कि वह अपराध जो छोटे मोटा टाइप का है, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा किसी को क्षति नहीं हुई है। और गैर संज्ञेय अपराध क्या है? अपराध की जो प्रवृत्ति है वह हाई डेंसिटी की है, यानी कि उससे भारी मात्रा में किसी को नुकसान हुआ है। नुकसान व्यक्ति की को भी हो सकता है और कोई व्यक्ति राष्ट्र को भी तो क्षति पहुंचा सकता है। मान लीजिए रेलवे ट्रैक को ही उड़ा दिया है तो ऐसे अपराध में आपको नहीं छोड़ा जाएगा, यह गैर संज्ञेय अपराध है। और संज्ञेय अपराध क्या है? मान लीजिए आपने किसी को गाली दे दिया, किसी को 2-4 झापड़ मार दिया, तो ये सब छोटे मोटे अपराध हैं। तो ये जो अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं। गैर संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? वे अपराध जिनकी प्रवृत्ति ज़्यादा नुकसानदायक होती है, बड़े क्राइम होते हैं, वह नागरिकों के विरुद्ध हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो सकते हैं, XYZ किसी के विरुद्ध हो सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपको वारंट किया जा सकता है, इन्फॉर्म किया जा सकता है और इन्फॉर्म नहीं भी किया जा सकता है। वो आपके अपराध की प्रवृत्ति बताएगी कि आप किस प्रकार के अपराधी हैं। तीसरी इसी में छूट दी गई है कि आपको अपने वकील से परामर्श करने की छूट दी जाएगी, यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसका यह राइट है, संविधान प्रदत्त अधिकार है कि उसको अपनी बात रखवाने के लिए, न्यायालय में अपनी बात रखवाने के लिए एक वकील का सहारा लेने का अधिकार दिया जाएगा। तो यानी कि 3 प्रकार की इसमें बातें हैं कि आपको वारंट दिया जाएगा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए आपको 24 घंटे कहा गया, लेकिन इस 24 घंटे में यात्रा के समय को शामिल नहीं किया गया है। यात्रा के समय का मतलब क्या हुआ कि भाई मान लीजिए कोई ज़िला है और इस ज़िले के यहाँ वाले थाने में आपको पकड़ा गया है और यहाँ इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मान लीजिए रास्ते में जाम लग गया, वर्षा हो गई, भूकंप आ गया या किन्हीं भी कारणवश 24 घंटे में आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो इसमें एक प्रावधान है कि जो यात्रा में लगा समय होता है उसे काउंट नहीं किया जाता है, वो 24 घंटे में नहीं काउंट किया जाएगा यात्रा का समय। और इसी 24 घंटे में तो आपको पुलिस हुमाच देती है अच्छे से। एक बार अंदर जाने के बाद फिर या तो व्यक्ति बड़ा अपराधी बन जाता है या फिर उससे बड़ा कोई संत नहीं होता। बहुत कुटाई होती है, सीधा दीवार पकड़ा देते हैं। जो अंदर गए हैं उनका यह अनुभव है कि एक बार अंदर जाने के बाद फिर आप दोबारा अंदर नहीं जाएंगे, या तो फिर आप इतने बड़े अपराधी बन जाएंगे कि आपकी वो ससुराल बन जाएगी, जेल। तो 24 घंटे में यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया कि आपने अपराध कर दिया, अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया गया, यानी कि पुनिटिव डिटेंशन है। और आपको गिरफ्तार किया गया तो 3 प्रकार के आपको अधिकार दे दिए गए कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाएगा, आपको वकील की परामर्श लेने का राइट होगा। और तीसरी बात इसी में की गई कि आपको वारंट किया जाएगा। वारंट में अगर संज्ञेय अपराध है तो किया जाएगा, अगर गैर संज्ञेय अपराध है तो नहीं किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कोई अपराधी है, उसने अपराध कर दिया और उसके पास पैसा नहीं है वकील रखने के लिए, तो आप सुनते होंगे सरकारी वकील, फिर सरकार उसके लिए वकील की व्यवस्था करती है। ये तो हो गया, आपको गिरफ्तार किया गया, यानी कि आपने अपराध किया था तब किया गया। और दूसरी कंडीशन है इसमें
कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या हुआ? निवारक निरोध। क्या? निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब क्या हुआ कि ये तब प्रयोग में लाया जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा वर्ग है जो क्राइम कर सकता है या अपराध को बढ़ावा दे सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकल 370 देखिए, अभी हाल में उसी के तहत ही इसका प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ था, आर्टिकल जो 370 को रिमूव किया गया था, तो कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती और वहाँ के कुछ अन्य जो क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की कोशिश की गई तो यहाँ इतने लोग मरेंगे कि लाश उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से ना जाने कितने स्पीच दिए गए। तो सरकार ने क्या किया, ये जितने इस तरीके के लोग बोल रहे थे, सरकार को लगा अगर ये इसी तरह बोलते रहे तो पक्का खून खराबा होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, राष्ट्रीय संपदा का नुकसान करेंगे, आपस में संघर्ष करेंगे, कहीं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जैसी घटनाएं न घट जाएं। तो इन सब के संरक्षण के लिए सरकार ने महबूबा मुफ्ती से लगाए जो भी नेता थे, कुछ को जेलों में डाल दिया, कुछ को उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया, यानी कि इनको अरेस्ट कर लिया कि आप अंदर ही रहिए अपने घर के, क्योंकि आप अपराध का उद्दीपन कर रहे हैं। उद्दीपन का मतलब अपराध करने के लिए लोगों को उकसाना। तो सरकार को ऐसा लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराध को या किया जा सकता है या अपराध को करा सकता है यह व्यक्ति। हो सकता है कोई आंदोलन कर रहा हो और आंदोलन में बोल देकर अगर हमारी माने नहीं मांगेंगे तो हम संसद भवन को उड़ा देंगे, तो सरकार कहेगी इसको पकड़ो और इसको जेल में डालो, ये आंदोलन नहीं कर रहा है, ये अपराध का उद्दीपन कर रहा है। और अपराध का उद्दीपन का मतलब राष्ट्रद्रोह कर रहा है, राष्ट्रीय एकता को भंग कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ही तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया गया है। मीसा आप देखिए, मीसा के तहत लालू जी को अंदर किया गया था, तो उनकी पुत्री हुई, पुत्री का नाम ही उन्होंने मीसा रख दिया, क्योंकि भाई पुत्री उद्धारक होती है। पुत्री मीसा के होने के बाद ही छूटे थे लालू प्रसाद जी। तो मीसा कानून के तहत मेंटेनेंस कानून जो था अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, इसके तहत उनको अंदर किया गया था। रासुका है, अलग अलग राज्य सरकारें जैसे यूपी को का है, मकोका है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है। तो ये सब लोग, ये राज्य सरकारें जो व्यक्ति अपराधों का उद्दीपन कर सकते हैं या अपराध कर सकते हैं, उनको इसी कानून के तहत अरेस्ट किया जाता है। तो निवारक निरोध कानून का सिंपल सा मतलब ये हुआ, या इसके तहत जब गिरफ्तारी की जाती है कि सरकार को लगता है कि यह व्यक्ति अपराध तो नहीं किया लेकिन अपराध करेगा या करवा सकता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके प्रावधान क्या हैं? अगर इसके तहत किसी को अरेस्ट किया गया तो 3 माह तक, क्या 3 माह तक उसको अरेस्ट किया जाएगा, मतलब अरेस्ट करके रखा जाएगा, उसको कोई अधिकार नहीं होगा। अरे अधिकार का मतलब ये नहीं कि आपको खाने नहीं दिया जाएगा, आपको ना टेलीफोन मिलेगा, ना आपको अन्य जो नागरिकों को सुविधाएं मिली हैं वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप अपने परिवार के साथ ही अपने घर में रहिए या जहां आपको रखा गया है वहीं आप रहिए, और 3 महीने बाद भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। यदि एक समिति बिठाई जाएगी, वह समिति रिकमेंड कर देगी कि अगर इसको छोड़ दी तो 3 माह बाद भी दंगा कराएगा, तो 3 माह बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उस समय बहुत से लोगों को अंदर किया गया था, और जिन लोगों को अंदर किया गया था वही लोग सरकार में आ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है फिर इंदिरा जी हमको अंदर कर दें, तो उन्होंने 3 महीने के समय को 2 महीने कर दिया था। क्या? 2 महीने। 44वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जो 3 महीना निवारक निरोध कानून के तहत अरेस्ट करने की या हिरासत में रखने की व्यवस्था थी, उसको इन्होंने 2 महीने कर दिया था। लेकिन आज तक ये 2 महीने वाला कंसेप्ट लागू नहीं है, इसीलिए संविधान हर जगह लागू नहीं है, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। अभी भी 3 महीने की ही व्यवस्था चल रही है, इसीलिए ना कहते हैं संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। तो ये आपकी कहानी रही आर्टिकल
22 की इसमें अपराध किए हो तब आपको क्या दंड दिया जाएगा, या और दंड के दिया गया तो उसके लिए आपको क्या संरक्षण है वो भी आपको मैंने बता दिया। आप अपराध कर सकते हैं, आपको अपराध करने से रोका जाने की व्यवस्था भी है, उसको भी हमने बता दिया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 23 की तरफ। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम के बारे में व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 24 में व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार या दुर्व्यापार उनका नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी भी पुरुष के साथ बलात् श्रम या बेगार श्रम या उसकी तस्करी नहीं की जाएगी। अब एक एक अर्थ समझ लेते हैं। दुर्व्यापार और बलात् श्रम और इसी में बेगार। दुर्व्यापार का मतलब निगेटिव व्यापार, जैसे इसमें खास करके आप तस्करी को रख सकते हैं। आप देखते हैं कि महिलाओं की और बच्चों की खूब तस्करी होती है, खास करके महिलाओं की तस्करी ज़्यादा होती है और इसमें महिलाओं को बचपन से भी पकड़ लिया जाता है और युवावस्था से भी पकड़ लिया जाता है। बचपन में जब महिला को पकड़ा जाता है तो उससे रोडों पर या कहीं स्थलों पर भीख मंगवाने का कार्य किया जाता है। जैसे जैसे वह बच्ची युवा होती है तो फिर उसको देह व्यापार में लगा दिया जाता है, देह व्यापार में लगा दिया जाता है और या फिर इसकी ट्रैफिकिंग कर दी जाती है, विदेशों में बेच दिया जाता है। और विदेशों में क्या होगा? देह व्यापार इनसे मेनली कराया जाएगा। फिर जब ये महिलाएं वृद्ध हो जाएंगी तब इनसे होटलों में या अन्य जगहों पर कार्य कराया जाता है। उसके बाद कहीं पर इनको फेंक दिया जाता है और ये तड़प तड़प कर मर जाती हैं। आप देखते होंगे लिखा होता है गुमशुदा की तलाश या ये लाश यहाँ पर मिली है, पहचान की अपील। कोई नहीं पहचान करता। जब किसी बच्ची को बहुत कम उम्र में उठा लिया गया, उसकी ट्रैफिकिंग कर दी गई है, तो कौन उसको पहचान पाएगा? लास्ट में सरकार उसको अपनी तरफ से शमशान में उसका अंतिम संस्कार कर देती है। तो इसमें आर्टिकल 23 में यही कहा गया है कि इस तरीके का व्यापार नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। तो इसमें एक व्यवस्था ये थी। दूसरी व्यवस्था इसी में है कि बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा। बलात् श्रम का मतलब ये हुआ कि फोर्सफुली आप किसी से व्यापार नहीं करा सकते, फोर्सफुली किसी से कार्य नहीं करा सकते। अब फोर्सफुली आप व्यापार कैसे करवाएंगे कि देखिए जाइए हमारी ये 500 कोई भी सामग्री, मान लीजिए 500 पुस्तक है, आप इसको बेच कर आइए। ये जो जिससे आप कह रहे हैं कि जाइए बेच के आइए, वो कह रहा है सर हम नहीं जा पाएंगे, हमारी तबीयत खराब है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं आप जाइए, आप बेच के आइए। तो इस तरीके का श्रम क्या है? बलात् श्रम है। कोई व्यक्ति है काम कर रहा है, आप काम करवाए उससे, 500 का काम है लेकिन आप उसको 250 रुपये ही दे रहे हैं। तो जो 250 रुपये आप उसकी नहीं दे रहे हैं, ये भी आप उसके साथ बलात् ज्यादती ही कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो श्रम है नहीं कराया जाएगा या प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। ये हो गया बलात्। और बेगार का मतलब क्या हुआ? बेगार का मतलब ये हुआ कि आप काम कराए और काम के बदले आप उसको कुछ नहीं दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हो गया बेगार का काम। जैसे आप देखते हैं जब पहले अंग्रेज़ों का समय था तो ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये व्यवस्था जानबूझकर अंग्रेज़ों ने डाला था। इसमें क्या होता था कि जो मान लीजिए कोई कृषक होता था और कृषक के पास कृषि करने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो उसके पास तो होती नहीं थी, बैंकिंग व्यवस्था तो थी नहीं कि आज के तरीके से लोन ले लो। और आज भी कहाँ कृषकों को समय पर लोन मिल पाता है? कागज़ों पर सब बातें अच्छी लगती हैं, व्यवहार में बातें होती नहीं हैं। व्यवहार में किसान आज भी परेशान है। बड़े बड़े दावे जो भी हों, आय दुगनी कर दी जाएगी, अभी तो दुगनी हुई नहीं कृषक की आय। तो
इसमें क्या होता था कि कृषक महाजनों से लोन लेता था, अंग्रेजों द्वारा जो एजेंट बनाए गए थे उनसे लोन लेता था, और अगर समय पर लोन नहीं दे पाता था, समय पर लोन न देने के कारण हो सकता है कृषि खराब गई हो या कोई अन्य कारण हो गया हो, अगर वो पैसा नहीं दे पाता था तो उस पर ब्याज चढ़ते चला जाता था और अंत में वह इतना ब्याज की तरह दब जाता था किसान कि उसे यही कहना पड़ता था कि सर हम आपका पैसा नहीं दे पाएंगे। तो वो महाजन क्या कहता था, आप नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं है, आप हमारे यहाँ काम करिए और आप ये जो काम करेंगे इसके बदले हम पैसा नहीं देंगे आपको, हम बल्कि अपने पैसे को आपसे एक तरीके से वापस ले रहे हैं, आप हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करिए। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने की टेंडेंसी है या प्रवृत्ति थी या व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को टैकल करने के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 23 में कहा गया कि बेगार भी नहीं कराया जाएगा। अगर बेगार कराया जाता है तो यह संविधान विरुद्ध है। तो आर्टिकल 23 की ये व्यवस्था है। और आर्टिकल 23 पर किसी बहुत परेशान व्यक्ति ने ही बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। लाइन क्या, शायरी है, जो भी है। आप कहें तो मर जाएं हम, आप कहें तो जी लें हम, बेगारी के अंधियारे में जीने वाले जी लेते हैं, हम तो वे फूल हैं जो कांटों में भी जी लेते हैं, हम वो फूल हैं जो कांटों में भी जी लेते हैं। खैर शायरी वारी कम। ये हो गया आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 24 पढ़ते हैं। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध होगा। यानी कि कारखानों में बच्चों को, यानी कि बालकों को जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा। यदि उनसे कार्य लिया जाएगा तो यह उस बच्चे के मूल अधिकार का हनन है। और मूल अधिकार गया एक साइड में। अगर आप छोटे छोटे बच्चों से जो समय उनका खेलने का है, खाने का है, उनके शारीरिक विकास का है, उस शारीरिक विकास की अवस्था में आप उनसे ऐसे कार्य ले रहे हैं, मान लीजिए आप उनसे खानों में कार्य ले रहे हैं, कोयला खदान है, कोयला खदान है, और उस कोयला खदान में इस छोटे बच्चे से आप काम ले रहे हैं। आप जानते हैं कोयला खदान से कितनी हानिकारक गैसें निकलती हैं, कोयला खानों में आग लग जाती है। तो क्या ये जो कोयला खान से होने वाली नुकसान है, क्या उससे ये बच्चे प्रोटेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इनके फेफड़ों में जो गंदी टाइप की गैसें निकलती हैं और वहाँ से धूल कण निकलते हैं, वो सब जम जाएंगे, इनके फेफड़ों का विकास नहीं होगा, इनकी लंबाई घट जाएगी, इनका जो पोषण है, पोषण का स्तर घट जाएगा। तो यही कहा गया है कि बालकों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ये आर्टिकल 24 कहता है। लेकिन आप देखते हैं कि जहां भारत मंगलयान, चंद्रयान की यात्रा कर रहा है, वहीं एक दूसरे भारत की भी स्थिति यह है कि संविधान ने अधिकार दे दिया है लेकिन बच्चों को अधिकार मिले नहीं हैं। नियमों से ही नियमों का उल्लंघन होता है। बच्चों की, खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि की, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए पृष्ठभूमि की बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब है भारत में। बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। एज उनकी बढ़ रही है लेकिन एज के अनुसार ना उनका IQ लेवल बढ़ रहा है, ना उनकी लंबाई बढ़ रही है। तो आवश्यकता है देश के प्रत्येक नागरिक को का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जो बच्चे हैं, आज के बच्चे ही कल के नागरिक होंगे और नागरिक ही इस देश को चलाएंगे। तो हम आने वाली उस पीढ़ी, जिस पीढ़ी के हाथों में भारत का दारोमदार है, भारत का भविष्य है, उस पीढ़ी को, उस पूंजी को प्रोटेक्ट करें। अगर अच्छी पूंजी हमारी नहीं होगी तो अच्छा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, और अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी तो हम कहते रहें कि हम विश्व गुरु बनेंगे। आप विश्व गुरु नहीं, आप विश्व के चेला भी नहीं बन पाएंगे। आप चेला इसलिए नहीं बन पाएंगे, चेला बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए भी आपको सीखने के लिए आपके पास मेंटलिटी होनी चाहिए, आपका जो शरीर होना चाहिए वो स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, ये क्या सीखेंगे, क्या विश्व गुरु बनेंगे? इसलिए सबका धर्म है कि संविधान में तो ठीक है लिखा गया है, अच्छी बात है, लेकिन संविधान, किसी बच्चे का शोषण हो रहा होगा तो वहाँ से खड़ा होकर चिल्लाएगा, नहीं मैं संविधान हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे का नियोजन मत करो। लोग करते हैं तो लोगों को अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, यथार्थ को तय करना चाहिए, यथार्थ क्या है, और बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है वह शोषण ना हो।
तो यही आर्टिकल 24 की मूल भावना है कि बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित ना किया जाए, और इसके लिए बहुत से कानून भी बनाए गए, जैसे बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 है। इसमें व्यवस्था की गई कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वह क्या कर सकते हैं कि परिवार से जुड़े हुए कामों में भी नहीं लगाए जा सकते हैं। हाँ, छुट्टी के दिनों में वे अपने परिवार के साथ जो खतरनाक कार्य नहीं हैं उन खतरनाक कार्यों में कुछ मदद अपनी फैमिली कर सकते हैं, लेकिन अगर खतरनाक कार्य है तो उस कार्य में भी हाथ वो नहीं बटाएंगे, वो मदद नहीं करेंगे। अगर फैमिली ऐसा करती है तो फैमिली के विरुद्ध कानून कार्य करेगा। लेकिन कौन है, जब फैमिली ही नहीं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पा रही है तो बाहरी लोगों से मतलब क्या है। और फैमिली की भी बहुत गलती नहीं होती। मान लीजिए किसी का पिता नहीं है इस दुनिया में, है बीमार है, माँ है या नहीं है बीमार है, आय का कोई सोर्स नहीं है, और व्यवस्था ऐसी है कि वह बच्चा मजबूर है, तो बच्चे का शोषण होगा। या तो सरकार का कर्तव्य होता है या तो वेलफेयर स्टेट का धर्म है कि उस माँ का लाल जो 14 साल से कम का है और वो बीमार माँ, इन दोनों का प्रोटेक्शन करे। तब न लोकतंत्र है कागजों में कहलाने से और ये कह देने से कि हम दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये शोषण तंत्र है। और इस शोषण तंत्र में सबका दायित्व है, सबका दायित्व है, किसी एक का दायित्व नहीं है। केवल सरकार ही किसी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। और हाँ, लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 23 में कहा गया है कि फोर्सफुली श्रम नहीं कराया जाएगा, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आ जाए, यानी कि राष्ट्र पर कोई बाहरी अटैक हो जाए, तो लोगों को सैनिक बनना पड़ेगा, लोगों से बलात् श्रम कराया जा सकता है। जैसे आपने देखा कोरोना के पीरियड में जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, यहाँ तक कि जो पार्लियामेंटेरियन थे, उनकी सैलरी काटी गई। तो कर्मचारी ये नहीं कह सकता है कि हमसे बलात् श्रम कराया गया, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपात का समय था, मेडिकल इमरजेंसी का समय था। और आप नागरिक इसलिए नहीं हैं कि आप केवल सरकार से या देश से लेंगे ही, समय आएगा तो आपको देना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटलिटी में आर्टिकल 23 में जो व्यवस्था की गई है कि आपसे बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का संदर्भ आ जाएगा तो आपसे कुछ कार्य कराया जा सकेगा, उसके बदले आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कल के अमेरिका से युद्ध हो जाए, भारत का सैनिक कम पड़ जाए हमारे देश के, तो सबको सैनिक बनना पड़ेगा। जो युवा हैं, जो लड़ सकते हैं, अभी ये नहीं कोई 80 साल का वृद्ध है उसको आप बंदूक पकड़ा देंगे चलिए लड़िए। जो कैपेबल होगा उसको राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है उस कार्य के बदले आपको पेमेंट किया जाए, और पेमेंट ना मिले तो आप आर्टिकल 32 का सहारा, आर्टिकल 226 का सहारा नहीं ले पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहें और खूब पढ़ें। धन्यवाद।